हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? फोड़ने के लिए रेडी हो? आज हमारा जो सेशन होने वाला है बहुत ही बेहतरीन है, एकदम धमाकेदार है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑफ 12th एज वेल एज नीट के पीवाईक्यूज। तो आज मैंने थोड़ा सा धमाल मचाने की कोशिश की है। आज मैंने ऑल्टरनेटिव रख दिया है, यानी कि आपको एक सवाल नीट का आएगा तो दूसरा सवाल बोर्ड का, फिर नीट फिर बोर्ड, ऐसे करके ऑल्टरनेट जाएंगे। 5 सवाल हम करेंगे आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के चैप्टर से। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर पीवाईक्यूज करते जा रहे हैं। हर बार जब चैप्टर खत्म होगा तो ये हमारा रूटीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आज का सेशन ऑफ कोर्स सी बात है, मैं वैसे सीधा नहीं घुसना चाहता आपके पीवाईक्यूज या तो बोर्ड एग्जामिनेशन सवाल में। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हम अपना फॉर्मूला चीट शीट को थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा चैप्टर जो भी आपका ये भी चैप्टर खत्म हुआ है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको हम लिखकर अभी के अभी लाइव लिखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे आपके सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो फॉर्मूलाज लिखने के लिए हो सकता है 10 से 15 मिनट लगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत फॉर्मूलाज हैं और मैं कोई भी फॉर्मूला मिस नहीं करना चाहता, कोई भी कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना चाहता। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, क्योंकि आपके बोर्ड्स के लेवल पे इस चैप्टर से सवाल होते हैं जो एकदम मिनिमम होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। नीट के टर्म्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, वो हम करेंगे। और एक बात मैं आप लोगों को अभी के अभी एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि गाइस, इस चैप्टर में सारे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डेरिवेशन है ऑन दी एक्सिस एंड इक्वेटोरियल प्लेन वाला जो डेरिवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका गॉस लॉ का प्रूफ इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है वो, उसका जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। आपका एंड में जो शेल का, इलेक्ट्रिकल शेल का जो गॉस लॉ आता है, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज का जो डेरिवेशन आता है, प्लेन शीट का जो डेरिवेशन आता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज मैं कोई भी डेरिवेशन बेसिस यहाँ पे सवाल नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि भाई डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। मैं वही डिराइव क्या करता रहूंगा, कि डिराइव मैंने अपने सेशंस में करवा दिया है। हमने पूरा चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर दिए, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हुआ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सारे नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में, तो आपको ले जाना है, ठीक है बेटा। चलो फिर शुरुआत करते हैं, छोड़ते हैं। तो अभी हम शुरुआत करेंगे हमारे फॉर्मूला चीट शीट से। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम फॉर्मूला चीट शीट की बात करते हैं तो इस चैप्टर में जो भी फॉर्मूला है इसको एंड टू एंड लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। आप नोटबुक पेन निकालिए और मेरे साथ लिखना शुरू करिए। चलिए भाई साहब, सबसे पहले अगर मैं इस पूरे हो सकता है कि भाई इसमें 2 पेज लग जाए, तो मैं क्या करता हूं ना, मैं यहाँ पर इसको पहले कॉपी करके रख देता हूं, क्योंकि हो सकता है कि 2 पेज लग जाए तो फिर लंबा जाएगा ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूला है वो आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के वहां से। और हाँ बच्चों, अगर मेरे साइड से कोई भी फॉर्मूला मिस आउट कर दे तो मुझे बताना। वैसे मैंने इस फॉर्मूला की जो लिस्ट है बनाकर रखी हुई है, लिस्ट वहां पर रखी हुई है, तो लिस्ट के बेसिस में आपको बताते जाऊंगा, टेंशन नहीं है। अगर फिर भी मेरे लिस्ट में से भी कुछ निकल गया हो तो मुझे बता देना, ठीक है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलाज का ऑर्डर मैं भूल जाऊंगा, है कि नहीं। फॉर्मूला याद रहेंगे लेकिन ऑर्डर भूल जाते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला शुरू होती है Q इज इक्वल टू NE से, है ना, जो आपने 10th में सीखा हुआ है, जहां पर Q क्या है, Q is equal to the charge, है ना, charge of the entire body. N is the number of electrons in the entire body, and then E is the charge of an electron. E is the charge of an electron, which is basically 1.6 into 10 पर minus 19 coulombs. ये charge of an electron हो जाता है और ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड फॉर्मूला की। इस पूरे चैप्टर में जो सेकंड फॉर्मूला आती है वो है आपका कूलम्स लॉ का, है ना। क्या है भाई फॉर्मूला? कूलम्स लॉ का फॉर्मूला आता है। तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर दो चार्जेस मान लीजिए आपके पास रखी हुई हैं Q1 और Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगा दैट वुड बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ये होगा आपका फॉर्मूला, जहां पर F क्या है, फोर्स है, जहां पर F क्या है, फोर्स है। Q1 Q2 अभी आप जान सकते हो भाई, Q1 Q2 चार्ज है। R क्या है, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और यहां पर K क्या है, K सबसे इंपॉर्टेंट है। K इज नथिंग बट 9 into 10 पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका K का वैल्यू है। K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और K का फॉर्मूला भी है, K इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये K का फॉर्मूला भी, इसमें जब आप सारे वैल्यूज डाल देते हो 9 to 10 पर 9 आता है, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इसका नाम क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट
ठीक है, ये जो सिंबल है ये एप्सिलॉन है, ये जो गोल लगा हुआ है उसका नाम नॉट है। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वैल्यू क्या होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये जब एप्सिलॉन की वैल्यू आप यहाँ पे डाल देते हो, 4 और पाई की वैल्यू आपको पता है, तो 9 × 10⁻9 आपको वैल्यू आ जाती है। ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गई आपकी कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बाद आपको कॉन्सेप्ट आता है किसका, कूलम्स लॉ के बाद आपको कॉन्सेप्ट आता है प्यारे से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो आपके एनसीईआरटी में है, मैं एनसीईआरटी के ऑर्डर में जा रहा हूं गाइस ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसके बाद आने वाले सारे फॉर्मूलाज पे लग सकती है ना। जैसे ये कहता है कि अगर मल्टीपल चार्जेस है, अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है, दो नहीं मल्टीपल चार्जेस हैं, so the net force on that particular charge would be equal to the individual force on the charge। यानी कि मान लो मेरा Q1 है यहाँ पर और Q2, Q3, Q4 नाम के बहुत चार्जेस हैं, तो Q1 के ऊपर जो नेट चार्ज होगा that would be equal to the algebraic sum of the individual charges। यानी कि 1 के ऊपर जो 2 का फोर्स होगा प्लस 1 के ऊपर जो 3 का फोर्स होगा प्लस 1 के ऊपर जो 4 का फोर्स होगा, और जितने भी चार्जेस होंगे उतना फोर्सेस लग जाएगा यहाँ पर। सो ये हो जाएगी मेरी एफ नेट की वैल्यू। सो एफ नेट इज ऑल्सो इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टिल n। यहाँ पर f बिकम्स इक्वल f1 और आपका जो ये 2 to n, हाँ तो f1 और ये 2 3 4 बदलती जा रही है तो f1n हो जाएगा। तो 1 सेम रहेगा, n बदलता रहेगा, n के बदले 2 आ जाएगा, n के बदले 3 आ जाएगा, n के बदले 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को एक्सपैंड कर देता हूं, सो नेट कूलम्स फोर्स क्या हो जाता है आपका, नेट कूलम्स लॉ के बेसिस में आपका जो फोर्स क्या होता है उस पर्टिकुलर चार्ज पे, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 2 to n, और f1n का फॉर्मूला हो जाएगा k q1, है ना, k q1 qn अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये Qn जो है वो बदलता जाएगा, Q2, Q3, Q4 बदलता जाएगा, लेकिन K Q1 अपॉन आर स्क्वायर, K Q1 अपॉन आर स्क्वायर में ये भी आपका R1n हो जाएगा, विच इज बेसिकली 1 के बीच और n नंबर ऑफ 2 के बीच, 3 के बीच, 4 के बीच क्या डिस्टेंस है वो आ जाएगी। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला बन जाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो फॉर्मूला आती है वो कौन सी आती है भाई, मैं देख लेता हूं। इसके बाद जो फॉर्मूला आती है वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। हाँ ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है भाई, यहां पे नोट डाउन करो सब लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एकदम कूलम्स लॉ के बेसिस में एकदम सिमिलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है k q अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर q क्या आप जानते हो, r क्या आप जानते हो, e क्या आप जानते हो, e इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी बेसिस में आप देखोगे सर इसमें और कूलम्स लॉ में सिर्फ एक q का डिफरेंस है, बिल्कुल सही। इसी वजह से e इज ऑल्सो इक्वल टू f बाई q, है ना। इसी वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका ऐसा यूनिट बन जाता है न्यूटन्स पर कूलम, क्योंकि फोर्स होता है न्यूटन में, चार्ज होता है कूलम में। ठीक है, तो आपके कूलम्स लॉ में से, कूलम्स फोर्स में से अगर आप एक क्यू निकाल दोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला बन जाएगी। बराबर, कोई टेंशन तो नहीं, बराबर ना। इसके बाद आपका फॉर्मूला कौन सा आता है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख लेते हैं इसके बाद, बहुत सिंपल सा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, पहली बार डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज 5, क्या ऐसे भाई 5 ऐसे डिनोट किया जाता है, जो होती है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एनी स्मॉल एरिया ds वेक्टर। ठीक है, ds वेक्टर e वेक्टर इनटू ds वेक्टर। इसका जब इंटीग्रेशन खोल देता तो बेसिकली e s cos थीटा आती रहती है, जहां पर s is बेसिक द एरिया, e इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये थीटा क्या है भाई, मैं लिख देता हूं यहां पर s इज इक्वल टू एरिया, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन e एंड s वेक्टर, e वेक्टर एंड s वेक्टर। ठीक है, बराबर, ये भी हो गया। तो 5 फॉर्मुलास हमने इस पेज में लिख दिए भाई, 5 ही फॉर्मुलास यहाँ पे आ सकता है जब मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अच्छा हो गया कि मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया इस पेज को, मेरे को लगता है कि एक और कॉपी पेस्ट में कर देता हूँ, वरना वो फॉर्मुलास ही बच जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैंने बोला था 15 मिनट हम सिर्फ फॉर्मुलास देख रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, चलो कौन से कलर में लिखा था मैंने, येलो में लिखा था, चलो व्हाइट करते हैं शुरू। अब यहाँ पर हमें शुरू करना है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका डाइपोल मूवमेंट का, है ना। 6 जो फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई फॉर्मूला नहीं है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है। सो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कहता है, इट इज डिनोट किया जाता है P से, डाइपोल मोमेंट P से होता है। इट इज बेसिकली एनी चार्ज, यानी कि डाइपोल होती क्या है, एक माइनस q और प्लस q, यानी कि 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट सेपरेटेड बाय अ वेरी माइन्यूट स्मॉल डिस्टेंस, मान लो r है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज
इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू एनी ऑफ द चार्ज इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, बिटवीन द चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द डाइपोल, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड सेंटर। ठीक है, खत्म, बात हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब यहां पर सातवां हमारा जो फॉर्मूला आता है वो ये आता है कि भाई डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सिस कितनी है। तो डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस, इसका एक बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन जो मैंने आपको कह दिया ऑलरेडी कि भाई इंपॉर्टेंट है। ऑन द एक्सिस क्या होती है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब, ये आपकी फॉर्मूला होती है, जहां पर k 9 to 10.9 हो गया, p आपका डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड द पॉइंट वेयर यू नीड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब बात आती है आपके 8th फॉर्मूला की, जो एग्जैक्टली सेम है भाई। 8th फॉर्मूला क्या है? सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ये सारे फॉर्मूलास नोट डाउन कर लेना क्योंकि आज किसी के बेसिस पर भी सवाल अब मैं पूछ सकता हूं आपसे। ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल प्लेन ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, ऑन द इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, वहां पर क्या आपका फॉर्मूला बनता है। इसको याद करना बहुत इजी है, बस इस फॉर्मूला में से 2 निकाल दो। सो E विल बी इक्वल टू kp बाई r क्यूब, है ना। इस फॉर्मूला से 2 निकाल दो, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल प्लेन है वो आपको समझ में आता है। जल्दी से नोट डाउन कर लिए तीनों फॉर्मूला। अब जब मैं आपको बता रहा हूं डाइपोल ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस, आप भी सोचोगे सर एनीवेयर ऑन द प्लेन का क्या फॉर्मूला हो सकता है? एनीवेयर ऑन द प्लेन का फॉर्मूला भी मैं लिख रहा हूं आपके सामने, प्लीज नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो एनीवेयर ऑन द प्लेन अगर मैं बोलूंगा आपको तो नोट डाउन कर लीजिए यहां पर। हाँ, तो यहां पर होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एनीवेयर ऑन द प्लेन, ठीक है। तो क्या जवाब आएगा भाई आपका? यहां पर आपका बन जाएगा E इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 cos थीटा, ये आपका वैल्यू। ठीक है, तो 1 kp अपॉन r क्यूब बोलता हूं, स्क्वायर लिखता हूं, हाँ, kp अपॉन r क्यूब रूट ऑफ 1 + 3 cos थीटा। तो यहां पर थीटा की जो वैल्यू आएगी उसको आप वैल्यू डाल देना। तो थीटा अगर मान लो 0 आ जाती है, थीटा अगर 0 आ जाती है तो 1 + 3 ये 1 हो गया, तो 4 बन गया, रूट 2 बन गया, रूट 4 हो गया, रूट 4 होता है 2 kp बाई r क्यूब ऑन द एक्सिस बन जाएगा। अगर मान लो परपेंडिकुलर आपका तो थीटा 90 डिग्री बनेगी, थीटा 90 डिग्री, तो ये पूरा पार्ट 0, रूट ऑफ 1 इज 1 kp बाई r क्यूब, यानी इक्वेटोरियल एक्सिस वाला आपका फॉर्मूला बन जाएगा। परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा फॉर्मूला आता है कौन सा? इसके बाद हमारा फॉर्मूला आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। इस पूरे चैप्टर में कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक लाइन में अगर कंटिन्यूअस चार्ज है, अगर एक प्लेन में कंटिन्यूअस चार्ज है, तो वहां पर फॉर्मूला क्या बनता है वो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका लैम्डा का, जो होती है बेसिकली Q अपॉन L, विच इज बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी, और L इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये वायर है, तो वायर की जो लेंथ होगी वो होगी आपकी L, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं इसे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको जो यूनिट होती है वो ऑफकोर्स होगी कूलम पर मीटर। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं बोलूंगा तो ये नेक्स्ट वाला होगा आपका सिग्मा, विच इज Q बाई A। इसको आप गेस कर सकते हो, अगर आपके सामने एक प्लेन है तो प्लेन में जो चार्ज है वो हो जाती है, और A क्या है भाई? एरिया। A इज एरिया ऑफ द प्लेन, कोई भी प्लेन हो सकती है। सो दिस इज नथिंग कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो क्या कहते हैं हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसका नाम, और इसका यूनिट क्या होगा आप गेस कर सकते हो? कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर आपके आगे आखिरी आता है Q अपॉन V, जो है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑफ कोर्स ही बात है, V वॉल्यूम है, तो यहाँ पर कोई भी 3D सरफेस आप ले लीजिए, किसी भी 3D सरफेस के लिए अगर टोटल आपको डेंसिटी निकालनी है चार्जेस की, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ भाई, यहाँ पर एक क्यूब बना देता हूँ मैं, है ना। यहाँ पर एक क्यूब अगर मैं बना देता हूँ, ये 3D सरफेस हो जाती है, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू वॉल्यूम बन जाती है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आप पहचान सकते हो, कूलम पर मीटर क्यूब आपकी यूनिट हो जाती है। ठीक है, परफेक्ट है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, एकदम क्लियर है। इसके बाद मेरे ख्याल से गॉस लॉ है, मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया। अब तक 10 फॉर्मूलास हो चुके हैं, इसके बाद तो गॉस लॉ होना चाहिए। गॉस लॉ ही है 3, हाँ ठीक है, गॉस लॉ ही है। यहाँ पर मुझे लगा था कि यहाँ पर 3 cos स्क्वायर थीटा आएगा, मेरे को लगा भी था कि यहाँ पर एक मिस हो गया, तो 3 cos स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, इसके बाद पूरे चैप्टर में आपको आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, जो है आपको गॉस लॉ। इसके आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके आगे मेरे को पूरा याद है।
तो गॉस लॉ कहता है कि भाई द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ई डॉट डी एस वेक्टर, जिसको आप लिख सकते हो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो ये नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस होगा, इनसाइड सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। ठीक है, नेट चार्ज अगर इनसाइड सरफेस जीरो है तो फिर आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगी। इसी बेसिस में आपका आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ के बीच में। अब जब हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ बोलते हैं तो सबसे पहला आपका आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लंबा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinitely long linear charge। ठीक है, तो अगर मान लो एक लंबा सा चार्ज है उसमें प्लस 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 लीनियर चार्ज, तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो हमें गॉस लॉ के एप्लीकेशन से मिलती है, विच इज नथिंग एल्स बट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट वुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा इज क्यू अपॉन ऑल, सो लैम्डा इज लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये फॉर्मूला याद कर लेना क्योंकि आज इसके ऊपर डेफिनेटली हम क्या कहते हैं न्यूमेरिकल करने वाले। तो इसमें हमारा हो गया 12 फॉर्मूलाज। हाँ भाई, इसके बाद खत्म हो जाएगा इसी पेज में, डोंट वरी। तो अब आते हैं हमारे 13th फॉर्मूला में आज का। 13 जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए 13वां से भाई डर कर रहे हैं ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लार्ज प्लेन शीट। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, तो पहले लीनियर चार्ज देख लिया, अभी प्लेन शीट है। सो E विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमारा फॉर्मूला है, जहां पे सिग्मा इज नथिंग बट Q बाई A। अब एरिया किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे आखिरी फॉर्मूला की मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर की, विच इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, जो इस पूरे चैप्टर का आखिरी फॉर्मूला है, ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो स्फेरिकल शेल जो आपका होता है, स्फेरिकल शेल के अंदर भी निकालना होता है, बाहर भी निकालना होता है ना। तो स्फेरिकल शेल के अंदर में इनसाइड दिस शेल आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो जीरो होता है। ठीक है, एंड आउटसाइड द शेल, आउटसाइड जो आपकी शेल होती है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो जनरल है वही फॉर्मूला होता है KQ/R²। यानी कि आप आउटसाइड दी शेल इस शेल को एक पॉइंट चार्ज मान सकते हो, KQ/R² के थ्रू आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो ये 14 फॉर्मूलाज है आपके इस पूरे चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबने नोट डाउन कर लिया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इसके आगे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। चलो फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कुछ मिस तो नहीं हो गया। फ्लक्स हो गया, डाइपोल, ठीक है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गॉस लॉ हो गया, हाँ ठीक है भाई, सारे फॉर्मूलास हो गए हमारे। चलो अब आगे बढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला सबने लिख दिया, 15 मिनट हो गया ना, 18, हाँ भाई 15 मिनट के अंदर हमने सारे फॉर्मूलास को लिख दिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आने वाले 20 मिनट में सारे सवालों को सॉल्व करेंगे, सिर्फ 20 मिनट लेंगे, उसके ऊपर नहीं। 10 सवाल है, हर सवाल पे 2-2 मिनट लगाएंगे। ठीक है बेटा, चलो सबका ध्यान यहाँ पर और पूरे फोकस से करेंगे। हाँ, अगर कोई सवाल ज्यादा डिफिकल्ट है तो हम थोड़ा वक्त लगे करेंगे, डोंट वरी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 और 2019 का सवाल है, पहला ही सवाल नीट के PYQ से। 2 point charges A and B having charges plus Q and minus Q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई आपके सामने एक चार्ज है प्लस Q बोला गया है, दूसरा चार्ज है माइनस Q बोला गया है, और दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस मुझे पता नहीं, मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा है R। ठीक है, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, दोनों के बीच में जो फोर्स है बता दिया गया कि भाई F है। ठीक है, फोर्स इज F। If 25% ऑफ चार्ज ऑफ A is transferred to B, अगर मान लो ये चार्ज यहाँ पर A है और B है, अगर मान लो 25% चार्ज मैं B को दे देता हूँ, अगर मैं 25% चार्ज B को दे देता हूँ, देन फोर्स बिटवीन द चार्जेस बिकम्स, अगर 25% चार्ज में दे देता हूँ तो फिर कितना फोर्स बच जाएगा। हाँ, तो यानी कि अगर प्लस Q अगर मैं मानता हूँ तो प्लस Q से 25% दे दिया तो क्या हो गया भाई, Q माइनस 25% दे दिया, मतलब 1/4 Q मैंने दे दिया है, 1/4 Q मैंने दे दिया। 25% मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ 100% होता है, तो 1/4 ऑफ Q मैंने दे दिया उसको ना। तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बच जाएगा मेरा 3/4 Q, यहाँ पर बच जाएगा A पे। ठीक है, A पे मेरे पास अभी 3/4 Q है।
और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मैंने 25% दिया, तो माइनस क्यू यहाँ पर ऑलरेडी है, मैंने प्लस इसे दिया 25%, यानी कि 1/4 मैंने इसको यहाँ पर दिया, तो बचा कितना यहाँ पर, तो ये बन जाएगा -4Q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4, -4Q प्लस क्यू -3Q डिवाइड बाई 4 बचा है। यहाँ पर एक कॉमन गलती जो हो जाती है वो हो जाती है कि भाई माइनस क्यू को माइनस ही लेना है, वरना यहाँ पर 5/4 आ जाएगा, जैसे मेरे को बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं करना है। तो यहाँ पर अभी आपके पास वैल्यू आ चुकी है, तो बेसिक तरीके से अगर मैं सोचूंगा कि भाई इन जनरल अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, तो फोर्स यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, KQ1 Q2 अपॉन R² होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला यही है। तो यहाँ पर लेटेस्ट जो हमारा फोर्स आया वो कितना है, Q1 कितनी है आपके पास 3/4Q, और Q2 कितनी है आपके पास इंटू -3Q/4 आ गया आपके पास, है ना, ठीक है, डिवाइड बाई R² का तो R² ही रहता है, ठीक है। सो F विल बी इक्वल टू यहाँ पर KQ अपॉन R² क्या बन जाता है, F बन जाता है, बाकी बचा कितना 3/4, है ना, 3/4 इंटू -3/4 आपके पास वैल्यू बच गई है बाकी, है ना, ये तो F ही है, ये मान लो ये F' निकल रहा हूं मैं, ये तो F की वैल्यू है ना, KQ अपॉन R², अपॉन R² तो सेम है। सो आपकी वैल्यू कितनी होगी, F' विल बी इक्वल टू 9/16F। एक सेकंड के लिए मैं नेगेटिव साइन को अलग कर देता हूं, तो 9/16F बन जाती है, तो 9F/16 मेरे ख्याल से ऑप्शन ए है, तो ये इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं टू दी क्वेश्चन नंबर 2। आप सब लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है दिल्ली बोर्ड का है, और ये सवाल को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आप देखोगे दिल्ली बोर्ड का सवाल है ये, मतलब सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, जहां दिल्ली में आए थे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सा। क्या लिखा हुआ है, इन विच ओरिएंटेशन अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिल्ली 2010 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है कि डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगते हैं तो कब वो स्टेबल पोजीशन पे होता है, कब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया हुआ है, मैंने आपको डाइपोल सिखाया था, तब मैंने आपको डिटेल में बताया भी हुआ था कि मान लीजिए कि आपके सामने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डाइपोल मैंने रख दिया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपका डाइपोल ऐसे रख दिया है, ठीक है, मैंने आपका डाइपोल ऐसे रख दिया है, ये आपकी -Q है, ये आपकी +Q है, -Q से +Q आपका डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट एंड ई वेक्टर के बीच में क्या एंगल है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन। क्यों यहाँ पर इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है ये हमें समझना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होती है कि मान लो अगर मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ हिला दिया, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले गया, तो क्या होगा, इसके ऊपर टॉर्क आएगा तो नीचे आ जाएगा, और इसके ऊपर टॉर्क आएगा आपका, मतलब टॉर्क आपका बेसिकली इसके ऊपर कैसा है भाई, हाँ, टॉर्क आपके ऊपर ऐसा आएगा तो ये वापस ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैंने ऊपर ऐसे उठा लिया, ठीक है, अचानक से इस पर टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इसको वापस अपने पोजीशन पे ले आएगा, तो ये हो जाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब होता है कि अगर आपने छोटा सा डिस्टर्बेंस दिया हो, वापस अपने पोजीशन पे लेके आ जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो सिस्टम होता है। तो इस पे टॉर्क की वजह से वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, जिस डायरेक्शन मूव होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मूव होकर वापस अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा ये। लेकिन आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होती है कि मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैंने बना दिया, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, लेकिन आपका जो डाइपोल है वो उल्टा रखा गया है, ठीक है, यानी कि +Q यहां पर है और -Q यहां पर है, आपका डाइपोल मोमेंट जो है वो ऑपोजिट होगा। डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम -Q टू +Q। तो अभी यहां पर आपके डाइपोल मोमेंट एंड आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो थीटा है वो कितना हो गया, वो 180 डिग्री एंगल का हो गया, यानी कि एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया। अब इस मामले में जब मैं यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट करता हूं तो यहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होती है। क्यों होती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, प्लीज इस पे ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क्स में आपको आता है बहुत बार, ठीक है। तो अगर मैंने मान लो कि इसको थोड़ा सा हिला दिया, मैंने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा मैं नीचे कर दिया, ठीक है, अब जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा, अब जो इसका इलेक्ट्रिक फोर्स बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसको समझते हैं, और इसके ऊपर जो टॉर्क बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा उसको समझते हैं। अब भाई ये आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स, आपका जो ये इलेक्ट्रिक +Q का जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके E के डायरेक्शन में ही होगा। किसके डायरेक्शन में, E के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर Q का जो होता है +Q, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ये भी आपका पॉजिटिव है, यहां से नेगेटिव में जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो +Q की वजह से है वो क्या होगा, वो भी भाई पॉजिटिव ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका बेसिकली F/Q। सो ये बन जाएगी, F बन जाएगी आपका Q × E, है ना, तो QE आपका बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव इस डायरेक्शन में।
और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो होगा -QE, जो इस डायरेक्शन में होगा। तो आपने इसको डिस्टर्ब किया, ठीक है। अब ये वाला फोर्स देखो आपने इसको डिस्टर्ब किया ऊपर की तरफ, अब इसके ऊपर फोर्स इसी तरफ लग रहा है, टॉर्क फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, ये इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू के घूमेगा। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर आपने ऊपर फोर्स लगाया, ठीक है, लेकिन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वापस उसको वहां पर ऐसे कर दिया, लेकिन यहां पर आपने इसको ऐसे घुमाया तो देखो टॉर्क भी इसको इसी तरफ ले जा रहा है, तो उसको वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं ले आ रहा, इसको उल्टा ले जा रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको बस इतना कहना है कि भाई जब आपका डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में थीटा 180 डिग्री होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब थीटा 180 डिग्री होगी तब जाकर आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जब आपकी 0 डिग्री होगी तब जाकर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद करना है पूरी तरीके से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो 2022 का सवाल है। आपके डाइपोल का इतना इजी सवाल है ना, आप ऐसे कर लो, चुटकी में कर लो जिसको। देखो 2 पॉइंट चार्जेस -Q एंड +Q, ठीक है, -Q है +Q है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ L एज शोन इन द फिगर। और देख के समझ में आ जाएगा सर ये तो डाइपोल है, इट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ना ब्रो, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस r वेरीज एज, तो अगर मान लो कि डिस्टेंस r है तो हम अज्यूम करेंगे कि भाई इसी डायरेक्शन में मान लो यहाँ पर एक r रखी हुई है, मतलब यहाँ पर एक पॉइंट A पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल आपने यहाँ पर r डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वहां पर उस पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये तो एक्सिस वाला केस हो गया, और एक्सिस वाले केस में मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2kp/r³। अब आप कहते हो नहीं सर एक्सिस नहीं हुआ, इक्वेटोरियल प्लेन वाला केस हुआ। अगर मान लो इक्वेटोरियल प्लेन वाला केस है, यहां पर है आपका चार्ज, तो इक्वेटोरियल केस के लिए भी आपका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सिस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के फॉर्मूला क्या होगा, kp/r³ होगा। दोनों केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो r से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ है यहाँ पर, है ना, दोनों केसेस में। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ये बी वाला फॉर्मूला बनेगा 1/r³, चाहे वो इक्वेटोरियल हो एक्सिस हो फर्क नहीं पड़ता है ना। इजी सवाल, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। 2022 का सवाल तो ऐसे कर लिया आपने नीट वाला, क्या बात है गाइस। चलो चौथा सवाल, फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, +2q -q एंड +3q। देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर +3q है, ये +2q है, ये -q है, बस इतना है कि +2q और -q इस सरफेस के अंदर है, +3q बाहर है, ठीक है, +3q सरफेस के बाहर है। 2 charges +2q and -q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface S? ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल, बस आपको इतनी चीज याद रखनी है कि भाई ये क्लोज सरफेस है और यहां पर हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। गॉस लॉ अगर आप यहां पर अप्लाई करते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q नेट इनसाइड दी सरफेस। ये मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखाया था तभी मैंने बताया था कि आपका जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इनसाइड दी सरफेस काउंट होता है, बाहर का काउंट ही नहीं होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट कितना हो जाएगा, इस 3q को आप पूरा इग्नोर कर सकते हो, आपका जो नेट चार्ज इनसाइड है सब उसी को काउंट करना है। तो 2q नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड इज 2q -q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी q बाय एप्सिलॉन नॉट अगेन। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन जाता है अक्रॉस द सरफेस। सिंपल, बात खत्म हो गया। इनसाइड दी सरफेस काउंट करना है, बाहर काउंट ही नहीं करना, फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है। बहुत इजी सवाल आपके बोर्ड्स का, सारे सवाल बोर्ड्स के भाई बहुत बहुत इजी लग रहा होगा आपको। नीट 2007 का सवाल, मजा आ जाएगा इसको करके, इतना इजी है ना, बहुत बहुत मजा आएगा, ग्राफ के बेसिस बहुत मजा आएगा देखना इसको करके। 3 पॉइंट चार्जेस, इसमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान से देखो। 3 पॉइंट चार्जेस है, +q -2q एंड +q, +q -2q और एक +q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो हम कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं अभी। ये आपका हो गया y एक्सिस -y, ये आपका हो गया +x -x, और मान लीजिए ये मैंने बना दिया मेरे ख्याल से z की जरूरत नहीं है यहाँ पे ना, z तो 0 है सब जगह मेरे ख्याल से यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, इसको मिटा देता हूँ, z की जरूरत नहीं लगती है मेरे को इसमें, बट ठीक है मैं कर, अरे यार ठीक है ठीक है, ओके ओके। पहला +q कहां पर है, x0 ya z0, यानी कि x0 है ya, तो यहां पर आपका a पॉइंट मान लीजिए, और यहां पर आपका पहला कोऑर्डिनेट, पहला चार्ज है +q, ठीक है। फिर -2q कहां पे, x0 y0 z0 है ना, तो x0 y0 z0 मतलब ओरिजिन पे है, यहां पर है आपका -2q, ठीक है। और
फिर तीसरा प्लस क्यू x है y0 z0, तो x है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका एक और a है विच इज बेसिकली प्लस क्यू यहाँ पर दोबारा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस चार्ज असेंबली आर। तो आप पहले सोचोगे सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का है, डाइपोल का है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर यहाँ पर क्या डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले यार डाइपोल मोमेंट है कहाँ, डाइपोल का है यहाँ पर तो -2q दिया हुआ है और प्लस क्यू दी हुई है। तो यहीं पे हमें दिमाग लगाना है कि ये जो -2q है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, -q इंटू -q डिवाइड कर सकते हैं हम, है ना। तो ये दो -q मल्टीप्लाई करोगे, मतलब हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -2q मिल जाएगा, मतलब ऐड करोगे, मतलब -2q मतलब ऐड कर दो भाई, सॉरी ऐड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं, ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई करोगे तो फिर q स्क्वायर बन जाएगा ना, सॉरी बच्चा, ठीक है। ऐड कर दो -q प्लस -q, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, बेसिकली -2q आ जाएगा। तो यहां पर इस -2q को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहां पर एक -q और यहां पर एक -q लिखता हूं, तो इस बेसिस में ये वाला -q और ये +q एक डाइपोल बन जाता है ना, और ये वाला -q और ये +q एक डाइपोल बन जाता है। तो अभी आपके पास यहां पर एक डाइपोल मोमेंट है ऊपर की तरफ p, और यहां पर एक डाइपोल मोमेंट है इस तरफ p, ठीक है। तो आपका डाइपोल मोमेंट यहां पर भी है, डाइपोल मोमेंट यहां पर भी है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ये बन जाता है आपका प्यारा सा टेल टू टेल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन जाता है। तो आपका वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि आप देखोगे ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस भी a है, तो बेसिकली एक स्क्वायर बन गया यहां पर, है ना। तो आपका जो वेक्टर है, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो डायगोनल है, रिजल्टेंट वेक्टर इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया, परफेक्ट। तो यहां पर आप दो तरीके से भी निकाल सकते हो भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया, तो आप सीधा ऐड कर दोगे। कैसे निकालते हो भाई, रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट आप निकालोगे बेसिकली क्या निकाल रहे हैं, किसका रिजल्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ दिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, हाँ ठीक है। तो यहां पर अगर मैं p वेक्टर का नेट निकालूंगा तो क्या होगा भाई, रूट ऑफ ये डाइपोल मोमेंट p स्क्वायर और ये डाइपोल मोमेंट p स्क्वायर, ठीक है। सो योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली इक्वल टू √2p स्क्वायर, ठीक है, p स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आपका बेसिकली बन जाएगा √2p, है ना, √2p, और यहाँ पर √2p क्या हो जाएगा, q इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, q इंटू a बन जाता है। सो √2p इज इक्वल टू √2q इंटू a, बात खत्म हो गई। और इसका डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन इज डायगोनल। तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, अलोंग एक्स एक्सिस नहीं, अलोंग वाई एक्सिस नहीं, √2qa अलोंग द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स x0 y0 z0 एंड x से y है z0, हाँ x से y है z0, दिस इज द लाइन, एग्जैक्टली करेक्ट। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब होना चाहिए, डी भी नहीं होना चाहिए। QA थोड़ी है, √2q है ना, इसलिए डी नहीं हो सकता। अच्छा सवाल था ना, ऐसे अच्छे सवाल में लाता रहूंगा बच्चों, डरो मत, ये 2007 का सवाल है, 20 साल पुराने सवाल में ला रहा हूं। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि सर आप ये सवाल कहां से ला रहे हो, तो जैसे मैंने बताया था आप लोगों में हर सेशन में बताता हूं, नीट के तत्व किताब से मैं ला रहा हूं। ये सारे बोर्ड के सवाल भी और सारे नीट के सवाल भी। डिस्क्रिप्शन में नीट के तत्व का लिंक है, जहां पर आपको क्लास 11th के 14 बुक्स मिलेंगे आपको 2000 रुपए के फीस पे। 14 बुक्स मिलेंगे जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का हर वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, विद ऑल बोर्ड क्वेश्चंस, ऑल जेईई क्वेश्चंस, ऑल नीट क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एंड डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रैक्टिस, अलॉन्ग विद वीडियो सॉल्यूशंस, आंसर कीज एंड कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मुला, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो मिस आउट मत करिए, जाकर अभी ले लीजिए। और अगर आप 11 12 दोनों का ले रहे हो तो भाई 27 बुक्स का सीरीज आपको मिलेगा कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज में। मेरा कूपन कोड ऑलरेडी लग गया होगा, या तो कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, जाइए उठा दीजिए जल्दी से, मिस आउट मत करिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर बोर्ड का सवाल बहुत बढ़िया। 2 चार्जेस +q and +9q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10a, ठीक है, +q है +9q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10a। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अच्छा ठीक है, तो हमें ये ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 आता है, ठीक है। तो मान लो कि भाई वो पॉइंट ये है, रैंडम पॉइंट है, ठीक है। तो +q से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इस पॉइंट को मान लेता हूं ये पॉइंट है मेरा, ठीक है, मान लो p है, मेरा पॉइंट p है, +q से, और इसको मैं मान लेता हूं a, ठीक है, और ये मेरा पॉइंट b है। सो a से p अगर मैं मान लूं मेरा डिस्टेंस x है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो 10a है ना। तो बचा कितना, ये x है, ये पूरा 10 है, तो बचा कितना, 10a - x बच गया, ठीक है। तो b और p के बीच में 10a - x है। अब इतनी बात ये कि भाई फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है
जब इस पॉइंट पे ए के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इक्वल और ऑपोजिट में हो। अगर वो इक्वल एंड ऑपोजिट है तभी जाकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो होगी। अब वहां पर रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है, वहां पर आपका अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, कोई भी फोर्स सकता है, लेकिन इट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, तभी जाकर यहां पे चीजें होंगी। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट होनी चाहिए, है कि नहीं? बात समझ में आ गया? अच्छा जी, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए ऑन पी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी ऑन पी। सही है ना? बराबर है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी? यहां पर वैल्यू देख लेते हैं एक बार। ईएपी कितनी होगी भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होती है। और आर यहां पर कितना है? आर मुझे पता है यार, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। और आर कितनी है? आर मेरा यहां पर एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ई बी पी। यहां पर क्या हो जाएगा? के और क्यू यहां पर मेरा 9Q है, डिवाइडेड बाई आर क्या हो जाएगा? 10a माइनस एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी फॉर्मूला हो गई यहां पर, है कि नहीं? सबने नोट डाउन कर लिया? तो सब लोग अभी नोट डाउन करो, इसके आगे भी हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर देख लो, बहुत सिंपल सा है। यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के 9Q अपॉन 110a माइनस एक्स स्क्वायर। तो के कट गया, क्यू भी कट गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं वहां ले जाऊं, इसको यहां ले आऊं, तो मेरे पास बच जाता है 10a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि अगर मैं 10a माइनस एक्स द होल स्क्वायर है ना, ठीक है, इसको अगर मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर से थ्रू एक्सपैंड करता हूं, क्या आएगा मेरे पास? ठीक है, मेरे पास आएगा 10a द होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 10a इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर मेरी इक्वेशन बन जाती है। बढ़िया, बराबर है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको अगर मैं आगे जाके सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है यहाँ पर? 10a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100a स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20ax हो गया आपका वैल्यू, इक्वल टू 9x स्क्वायर हो जाता है, इक्वल टू 9x स्क्वायर। तो अगर इसी बेसिस में अगर मैं आगे जाता हूं तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट a की वैल्यू कुछ दी गई है क्या? a की वैल्यू नहीं दी गई, कुछ नहीं दी गई है ना, कोई वैल्यूज नहीं दी गई है। ठीक है, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस 8x स्क्वायर, तो मेरे पास बचेगा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 100a स्क्वायर माइनस 20ax, ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। अच्छा, ओके, फिर भी हाँ a के टर्म्स में लिखना पड़ेगा ना यार। एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर, इसको स्क्वायर करने के बदले ना एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको स्क्वायर करके ना बेकार की हम चीजें कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको स्क्वायर वेयर नहीं करते हैं, इसको दोनों साइड से स्क्वायर्स निकाल देते हैं, वो बेहतर होगा। दोनों साइड से स्क्वायर निकाल देते हैं, वो बेहतर होगा। तो मेरे पास बच जाएगा 10a माइनस एक्स इज इक्वल टू 9x बच जाएगा। 9x यानी कि मतलब 9x मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, 3x बच जाएगा। x का स्क्वायर निकल गया और 9 का जो स्क्वायर होता है 3 होता है, ये बच गया, तो ज्यादा ईजी हो गया ना मेरे लिए, है कि नहीं? तो मेरे पास 10a कितना हुआ? 10a मेरे पास हो गया, x वहां पे जाएगा तो 4x हो गया। सो माई x बिकम्स इक्वल टू 10a बाई 4 बच गया। तो x विल बी इक्वल टू 4 कितना है? 2.5a बच जाता है मेरा वैल्यू, है ना? तो x इज इक्वल टू 2.5a, तो मेरी x इज इक्वल टू 2.5a, और यहाँ पर ये कितना होगा? 10a माइनस 2.5a 7.5a आपका वैल्यू हो जाएगा। सो आपको इतना बोलना है कि भाई द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5a फ्रॉम प्लस q। सिंपल सी बात, बेकार का स्क्वायर वेयर करके हम कंप्लीट कर रहे थे चीजें, सीधा सीधा स्क्वायर रूट करके वैल्यू निकाल दो, है ना? यहाँ पर मैंने 9x स्क्वायर को 3x लिख दिया, क्या करके भाई? taking square root both the sides, taking root both sides। यहां पर फिर आपको समझ जाएगी कि स्किप ना हो कोई पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट नीट एग्जामिनेशन क्वेश्चन फ्रॉम 2008 एंड अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन बाय द वे। सो अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज प्लस q। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे से। ध्यान से देखो यार, ये पूरा खेल डायग्राम का है, पूरा खेल डायग्राम का है। अ थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी है? r है, इज गिवन अ चार्ज प्लस q। ठीक है, इस पूरे रिंग की जो चार्ज है वो प्लस q है। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट AKB ऑफ द रिंग इज E। ये जो पार्ट है AKB, इस पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर है वो क्या है? E है। ठीक है, मान लो अगर यहां पर मैंने एक प्लस q चार्ज रखा हुआ है, इस AKB की वजह से इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मान लो कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, प्लस q है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है, तो वो रिपल करेगा। तो ये आपकी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AKB।
बराबर, ओके नेक्स्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्ट ACDB ऑफ द रिंग। अब ये ACDB ऑन द रिंग की वजह से क्या चार्ज आएगी, मतलब ये वाला जो पार्ट है आपका, जो ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है ACDB ना, ACDB, इसके वजह से जो पार्ट है, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी सेंटर पे, वो पूछा जा रहा है। एक काम करते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसके अंदर का मुझे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया, उस गॉसियन सरफेस के अंदर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ, तो आप कितना बताओगे? सर देखो, चार्ज तो इस रिंग के ऊपर है ना गाइस, चार्ज तो इस रिंग के ऊपर है, तो अगर मैंने इस गॉसियन सरफेस को बनाया सर्कल के अंदर, रिंग के अंदर जब मैंने गॉसियन सरफेस को बनाया, मुझे पता है कि इनसाइड द रिंग, इनसाइड द शेल, गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज इज ओनली ऑन द रिंग, तो इसके अंदर कोई चार्ज है, नेट चार्ज इज जीरो। यहां पर कितना है भाई, मेरा जो नेट चार्ज है वो जीरो हो जाता है। इनसाइड द रिंग माई नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है क्योंकि आपने बोला कि सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो ये कहां से आया? ये तभी हो सकता है जब आपका नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। तो ऐसा नहीं कि यहां पर चार्ज की क्वांटिटी जीरो है, नहीं, यहां पर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये ए के बी की वजह से इस डायरेक्शन में है, आपका वैसे ही एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ ABCD, बिकॉज ऑफ वही ACDB की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जैक्टली इसके इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस वजह से उस इनसाइड द शेल से जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है वो जीरो है इस वजह से। सो योर आंसर इज E है, उसकी वैल्यू E होनी चाहिए, अगर इस डायरेक्शन में E है तो E ही होनी चाहिए, और उसका डायरेक्शन O और K के डायरेक्शन में होना चाहिए। सो E along O के ऑप्शन डी होना चाहिए सही जवाब, है ना? बढ़िया सवाल, मतलब देख के लगता नहीं कि गॉस लॉ के ऊपर सवाल लेंगे, जहां पर भी रिंग आ जाता है वहां पे समझ जाना कि भाई गॉस लॉ लगाना होगा यहां पर कहीं ना कहीं। ठीक है बेटा, क्लियर है? बहुत बढ़िया, मजा आ गया देखकर। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके सामने इतना ईजी सवाल है ना कि आप स्वाद आ जाएगा। देखो यहां पर बोर्ड का सवाल है, अ स्फीयर ऑफ S1 ऑफ रेडियस R1, ठीक है, स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1, ठीक है, बराबर, ओके। नेक्स्ट क्या है? एंक्लोजेस द चार्ज ऑफ Q, ठीक है, एंक्लोजेस द चार्ज ऑफ Q, इसके अंदर चार्ज है भाई, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्फीयर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल स्फीयर इज Q by एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q by एप्सिलॉन नॉट चार्ज है उसके अंदर, ठीक है, बढ़िया। इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ S2, इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ S2 विद द रेडियस R2, अच्छा रेडियस इसका कितना है? R2 है, एंड देयर इज नो एडिशनल चेंज बिटवीन S1 एंड S2, S1 और S2 के बीच में कोई एडिशनल चार्ज कुछ नहीं है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। ये तो इतना लड्डू सवाल हो गया ना भाई। अगर मैं कॉमन सेंस लगाता हूं तो जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस चार्ज के अक्रॉस बाहर आएगी, उतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसके बाहर भी आएगी ना। 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बाहर आ रही है तो इसके बाहर भी 10 इलेक्ट्रिक फील्ड ही आएगी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा कैसे? दोनों के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। हाँ, अगर मान लो इसके बाहर इस S2 सरफेस के अंदर और चार्जेस होते तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाता, है ना? यहां पर तो फिर चार्ज ही नहीं है। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस S1 विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अक्रॉस S2। अगर दोनों इक्वल हैं तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपॉन इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 कितना हो जाएगा? 1:1 आपका रेशियो बन जाएगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बोर्ड का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, बहुत रिपीटेटिव है, ये सारे सवाल बहुत रिपीट किए गए हैं, इसके मैंने आपको करवाया। अब बारी आती है 2015 की, एक बहुत ही बढ़िया सवाल की, इसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये इनफैक्ट मैंने आपको पिछले सेशन में करवाया भी हुआ है, ठीक है, इतना रिपीटेटिव है, इतना आसान, इतना मजेदार है, आपको ऐसे करना चाहिए भाई। The electric field in a certain region is acting radially outward and is given by E is equal to AR। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है E is equal to AR, ठीक है, where R is the distance from the center of the sphere। तो ये एक स्पीयर है, स्पीयर का डिस्टेंस R दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बताया जा रहा है कि इक्वल टू AR है, ठीक है। अ चार्ज कंटेन इन a sphere of radius alpha, और R की वैल्यू बताई जा रही है कि R is equal to alpha, तो E is basically equal to A alpha, ठीक है। At the origin of the field will be given by, अच्छा, a charge contained in a sphere of radius alpha center at the origin of the field will be given by, ठीक है भाई, है ना? तो हम जानते हैं कि भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मुझे निकालनी है, कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है। सो यहां पर मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी सरफेस के लिए, सरफेस कुछ भी हो सकता है कि नहीं? मैंने प्लेन शीट के वहां से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला उठा दिया,
कोई भी हो सकता है ना। सिग्मा क्या है यहाँ पर, सिग्मा मेरा है भाई बहुत ही प्यारा सा Q बाई A इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर तो 2 की जरूरत भी नहीं है यार, एक सेकंड रुक जाओ, ये सब फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, सिंपल कर देता है, एकदम सिंपल कर देता हूँ, ठीक है, एकदम आपके लिए सिंपल कर देता हूँ। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस is E dot S. Net electric flux from Gauss law is Q by epsilon naught. ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, ठीक है। तो ES को मैंने लिख दिया यहां पर इज इक्वल टू Q by epsilon naught. E को यहां लिख दिया, सो Q by S epsilon naught. अब यहां पर बेटा जो ये S है वो क्या है, वो आपका प्यारा सा एरिया है, और एरिया यहां पर किसका है, स्फीयर का है। स्फीयर का एरिया क्या होता है, 4πr², 4πr² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4πr² एप्सिलॉन नॉट हो गया, बढ़िया है। निकालना क्या था, चार्ज कंटेंट, तो Q निकालना है आपको। सो Q क्या हो जाएगी, Q विल बी इक्वल टू, इसको यहां ले आ जाओ, तो 4πr² एप्सिलॉन नॉट। ये जो E है, E क्या है, E है मेरा A अल्फा, E है मेरा A अल्फा, और यहां पर जो r² है वो क्या, रेडियस है ना, रेडियस इज इक्वल टू अल्फा दिया हुआ है। सो Q कितनी बन गई मेरी बन गई 4π एप्सिलॉन नॉट A r², और ये अल्फा बन गया अल्फा क्यूब। कैसे, क्योंकि r इज इक्वल टू अल्फा, तो ये ऑप्शन कहां पे भाई, 4π एप्सिलॉन नॉट A अल्फा क्यूब, 4π एप्सिलॉन नॉट, ये आपका ऑप्शन डी है, बराबर कर दिया हमने, सुपर इजी सॉल्व। आखिरी जो 10वां सवाल है ये बच्चों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे चाहिए आपके कहां पर, कमेंट सेक्शन में। पूरे साल का जवाब चाहिए, बोर्ड्स में आ चुका है, एनसीईआरटी का सवाल भी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपके पहले यूनिट टेस्ट पीरियड टेक्स्ट में भी आ भी जाएगा ये, तो इसका जवाब मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल भूल मत जाना। मेक श्योर दैट यू गिविंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और बेटा हर सेशन को अटेंड करना, हर सेशन में एकदम डेप्थ में जा रहा हूं, तो इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड खत्म होता है, एंड आई विश यू गाइस ऑल दी बेस्ट। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं आपका सेकंड चैप्टर, और मैं तो एक्साइटेड हूं, आप जितना एक्साइटेड हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। एंजॉय योर लाइफ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। पीस पीपल।